न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सुप्रीम कोर्ट के 52 मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस BR गवई। दिल्ली उत्तम नगर के BM गुप्ता नर्सिंग होम में लगी आग। भारत का पाक पर प्रहार। तो खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस BR गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस BR गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। यह कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है। जस्टिस गवई अब भारत के नए CJI हैं। देश के इस सबसे अहम पद पर बैठने से पहले गवई ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। CJI पद की शपथ लेते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवई के पैर छुए। जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध CJI हैं। जस्टिस भूषण गवई की मां ने कड़ी मेहनत एवं दृढ़ संकल्प को अपने बेटे की सफलता का मूल आधार बताते हुए कहा है कि उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करके इसे अर्जित किया है। जस्टिस भूषण गवई की मां कमलाताई गवई ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में भरोसा जताया कि उनका बेटा अपने नए पद के साथ पूरा न्याय करेगा। मूल रूप से महाराष्ट्र के अमरावती जिला निवासी जस्टिस गवई के पिता दिवंगत RS गवई बिहार, केरल और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता भी थे। परंपरा के अनुसार वर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम में सबसे आगे थे, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई। कानून मंत्रालय ने CJI जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम देने की आधिकारिक अपील की थी। 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू करने वाले न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील के रूप में कार्य कर चुके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस BR गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। यह कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है। जस्टिस गवई अब भारत के नए CJI हैं। देश के इस सबसे अहम पद पर बैठने से पहले गवई ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। CJI पद की शपथ लेते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवई के पैर छुए। जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध CJI हैं। जस्टिस भूषण गवई की मां ने कड़ी मेहनत एवं दृढ़ संकल्प को अपने बेटे की सफलता का मूल आधार बताते हुए कहा है कि उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करके इसे अर्जित किया है। जस्टिस भूषण गवई की मां कमलाताई गवई ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में भरोसा जताया कि उनका बेटा अपने नए पद के साथ पूरा न्याय करेगा। मूल रूप से महाराष्ट्र के अमरावती जिला निवासी जस्टिस गवई के पिता दिवंगत RS गवई बिहार, केरल और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता भी थे। परंपरा के अनुसार वर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम में सबसे आगे थे, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई। कानून मंत्रालय ने CJI जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम देने की आधिकारिक अपील की थी। 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू करने वाले न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील के रूप में कार्य कर चुके। दिल्ली उत्तम नगर के BM गुप्ता नर्सिंग होम में लगी आग। उत्तम नगर के आर्य समाज रोड स्थित BM गुप्ता नर्सिंग होम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग बाहर की तरफ भागे और किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी व पुलिस ने करीब 45 से ज्यादा लोगों को बचाया। दमकल विभाग की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना मंगलवार रात करीब 8 बजे मिली थी। नर्सिंग होम की दूसरी मंजिल पर नर्स हॉस्टल में आग लगी थी। तीसरी मंजिल के कुछ हिस्से में मेडिकल रिकॉर्ड बिल्डिंग थी, जिसमें ग्राउंड और तीसरी मंजिल शामिल है। आग पर 9:25 में काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आग से किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दूसरी मंजिल पर केवल 6 नर्सों के रहने की व्यवस्था है। उस समय नर्स वहां मौजूद थी। सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर एक केमिस्ट की दुकान है। पहली मंजिल पर कुछ कार्यालय और OPD है। आग के समय नर्सिंग होम में लगभग 15-20 मरीज और 20 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें तुरंत बाहर निकाला गया है। उत्तम नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत का पाक पर प्रहार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने
पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जीत का दावा करना उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने 1971, 1975 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी यही राग गाया। पाकिस्तान का ये पुराना रवैया है, परास्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। दरअसल जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में ये बात की। विदेश मंत्रालय की पीसी में जब जायसवाल से ये पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते के लिए किसने प्रयास किया था, इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से हुई तबाही के बाद पाकिस्तान हमारे पास बातचीत के लिए पहुंचा था। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से समय मांगा और फिर सीज़फायर पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने सीज़फायर के मुद्दे पर कहा है कि पाकिस्तान की पहल पर डीजीएमओ की बातचीत हुई। इसके बाद सीज़फायर की घोषणा की गई है। सीज़फायर वार्ता में ट्रेड का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर पर दूसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। जम्मू कश्मीर सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, इस पर तीसरा पक्ष दखल न दे। जायसवाल ने कहा है कि कश्मीर पर भारत की नीति अड़ी है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत पाक के बीच द्विपक्षीय तरीके से सभी मामले हल होंगे। पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से देंगे। पाकिस्तान हमले रोकेगा तो भारत भी रोकेगा। पाक जितनी जल्दी समझे उसकी उसी में भलाई है। सिंधु जल समझौता अभी स्थगित रहेगा। पाकिस्तान को अभी पानी नहीं देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जीत का दावा करना उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने 1971, 1975 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी यही राग गाया। पाकिस्तान का ये पुराना रवैया है, परास्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। दरअसल जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में ये बात की। विदेश मंत्रालय की पीसी में जब जायसवाल से ये पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते के लिए किसने प्रयास किया था, इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से हुई तबाही के बाद पाकिस्तान हमारे पास बातचीत के लिए पहुंचा था। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से समय मांगा और फिर सीज़फायर पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने सीज़फायर के मुद्दे पर कहा है कि पाकिस्तान की पहल पर डीजीएमओ की बातचीत हुई। इसके बाद सीज़फायर की घोषणा की गई है। सीज़फायर वार्ता में ट्रेड का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर पर दूसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। जम्मू कश्मीर सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, इस पर तीसरा पक्ष दखल न दे। जायसवाल ने कहा है कि कश्मीर पर भारत की नीति अड़ी है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत पाक के बीच द्विपक्षीय तरीके से सभी मामले हल होंगे। पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से देंगे। पाकिस्तान हमले रोकेगा तो भारत भी रोकेगा। पाक जितनी जल्दी समझे उसकी उसी में भलाई है। सिंधु जल समझौता अभी स्थगित रहेगा। पाकिस्तान को अभी पानी नहीं देंगे। क्लियर आंसर। क्लेमिंग विक्ट्री इज एन ओल्ड हैबिट। 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल बॉल में भी यही राग आलापा। तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। पीएम मोदी के संबोधन पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ देता रहेगा तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दल उनसे सहमत है कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं हो। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा है कि पीएम ने पाकिस्तान को लेकर भारत की भविष्य की नीति को बताया। उन्होंने साफ कहा है कि आतंकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। वो देश जिसने अपने पूरे मुल्क को आतंकवाद के हवाले कर दिया हो, जो आतंकवाद का ग्लोबल हब बन गया हो, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि पीएम मोदी ने उस बात को भी खारिज कर दिया है कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं हो सकते हैं। हम सभी देशवासियों की भी यही भावना है। सभी दल उनसे सहमत है। इस समय पाकिस्तान को करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हो या हमारा स्पष्ट बयान हो कि हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने कहा है स्पष्ट तरीके से उन्होंने देश की आज जो पॉलिसी होगी आने वाले समय में पाकिस्तान को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है, जहां उन्होंने कहा है कि आतंकिस्तान के साथ कोई चर्चा हो ही नहीं सकती है। जो देश उसने अपने आप के पूरे देश को आतंकियों के हवाले कर दिया हो, आतंकवाद का ग्लोबल हब बन गया हो, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था उस बात को भी उन्होंने खारिज कर दिया कि ट्रेड टॉक्स नहीं हो सकते हैं ऐसे देश के साथ, अगर बात होगी तो सिर्फ इन्हीं दो मुद्दों पे होगी। तो हम सब देशवासी का भी यही सेंटिमेंट है और सारी राजनीतिक पक्ष उनके साथ सहमत हैं कि इस समय पर भारत को एक करारा जवाब देना जरूरी था पाकिस्तान को, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हो, हमारा स्पष्ट बयान हो कि हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, भले कोई भी दूसरा देश हम पे ये लागू करने की कोशिश करे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही थी। मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, यूएस प्रेसिडेंट हूँ, यूरोपियन यूनियन हूँ, मैं उन सबको याद दिलाना चाहूंगी वो सब शिकार हुए हैं आतंकी हमलों की वजह से, और उनकी सबकी जड़ पाकिस्तान है। हमारे जो सेना ने किया है उसका धन्यवाद पूरी दुनिया को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आतंकी मॉडल को खत्म करने का काम किया है। पर हम अपनी जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे जब तक ये लोग अपनी गंदी निगाहों से, आतंकी निगाहों से हमारे देश की तरफ देखते रहेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर कमेंट करने वाले मंत्री के घर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हंगामा मच गया। कांग्रेस की ओर से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, तो अब उनके खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। उनके घर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी नाराजगी जताई। पटवारी ने कहा है कि भारतीय सेना सिर्फ 25 मिनट में ही पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। सेना ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी सेना के 40-50 से ज्यादा लोग मारे गए और कई आतंकी भी मारे गए। लेकिन आज मंत्री विजय शाह ने उन बेटियों के खिलाफ अपमानजनक तरीके से बात की जिनसे पाकिस्तानी सेना कांपती थी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव को स्पष्ट करना होगा कि क्या राज्य सरकार या फिर पूरा मंत्रिमंडल इस बयान से सहमत है, और अगर ऐसा नहीं है तो विजय शाह को अभी बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी पाकिस्तान से भारत की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई, एक ही दिन में सिर्फ 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को निस्त नाबूद पहले दिन किया। उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के रहवासी इलाकों में प्रहार किए थे उनको भी निष्क्रिय किया। जैसा कि सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 40 से 45 से ज्यादा लोग सेना के, पाकिस्तान की सेना के, वो भी हताहत हुए और लगभग कई आतंकवादियों को भी काल के गाल से भारत के सेना के प्रयास से निस्तनाबूद होना पड़ा। पूरी 20 दिन में जिस तरीके के पूरे देश में उपापोह था, उसके घटनाक्रम में सेना के शौर्य के लिए भारत का एक एक नागरिक गौरवान्वित है। और मैं मानता हूं कि देशभक्त हर वो नागरिक जिसने सेना में पाकिस्तान पर हमला करते हुए अपनी शहादत दी, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनके प्रति भी अपने आप को भारतवर्ष पूरा सैल्यूट करता है, नतमस्तक होता है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, कल जब देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया पूरे घटनाक्रम को लेकर, तब भी देश ने सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को जब इंगित करते हुए बात की तो अपने आप को देशवासियों ने गौरवान्वित समझा। पर आज भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या?
पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूं और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। पूरी जनता, देश की जनता में मतलब उनको लेकर सम्मान का, जिस तरीके से बात हुई सब में गुस्सा है और सब आपके बयान को चेहरे किस तरीके के आप बयान दिए, आपको 10 बार सोचना चाहिए ऐसे बयान। मैंने कहा ना कि हम देश प्रेमी आदमी हैं और हर समाज के लोग जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लिए जाति से बढ़कर काम किया है। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, 10 बार में माफी मांगता हूं। 15 मई से सभी 32 एयरपोर्ट पर शुरू होगी फ्लाइट। नगर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू मंगलवार को सभी एयरलाइनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा की गई और सुरक्षा बलों की तारीफ की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की सुरक्षा के लिए बहादुरी से काम किया। मंत्री नायडू सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी एयरलाइनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मैं हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में सुरक्षा बलों के असाधारण प्रयासों की सराहना करता हूं। साथ ही आपातकाल के दौरान मंत्रालय, डीजीसीए, एएआई और एयरलाइनों के बीच निर्बाध समन्वय के लिए बधाई। उन्होंने आगे कहा कि 15 मई को नो टर्म समाप्त होने के साथ मैंने सुझाव दिया है कि एयरलाइनें 15 तारीख से उन सभी 32 हवाई अड्डों पर अपना सामान्य कार्यक्रम फिर से शुरू करें जिनके लिए नो टर्म जारी किया गया था। सभी एयरलाइनों ने इस सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी। नगर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू मंगलवार को सभी एयरलाइनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा की गई और सुरक्षा बलों की तारीफ की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की सुरक्षा के लिए बहादुरी से काम किया। मंत्री नायडू सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी एयरलाइनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मैं हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में सुरक्षा बलों के असाधारण प्रयासों की सराहना करता हूं। साथ ही आपातकाल के दौरान मंत्रालय, डीजीसीए, एएआई और एयरलाइनों के बीच निर्बाध समन्वय के लिए बधाई। उन्होंने आगे कहा कि 15 मई को नो टर्म समाप्त होने के साथ मैंने सुझाव दिया है कि एयरलाइनें 15 तारीख से उन सभी 32 हवाई अड्डों पर अपना सामान्य कार्यक्रम फिर से शुरू करें जिनके लिए नो टर्म जारी किया गया था। सभी एयरलाइनों ने इस सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी। नगर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू मंगलवार को सभी एयरलाइनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा की गई और सुरक्षा बलों की तारीफ की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की सुरक्षा के लिए बहादुरी से काम किया। मंत्री नायडू सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी एयरलाइनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मैं हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में सुरक्षा बलों के असाधारण प्रयासों की सराहना करता हूं। साथ ही आपातकाल के दौरान मंत्रालय, डीजीसीए, एएआई और एयरलाइनों के बीच निर्बाध समन्वय के लिए बधाई। उन्होंने आगे कहा कि 15 मई को नो टर्म समाप्त होने के साथ मैंने सुझाव दिया है कि एयरलाइनें 15 तारीख से उन सभी 32 हवाई अड्डों पर अपना सामान्य कार्यक्रम फिर से शुरू करें जिनके लिए नो टर्म जारी किया गया था। सभी एयरलाइनों ने इस सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।